अग्रवाल को आमंत्रित कीजिए तो दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। मेरे आने पर आप लोगों ने जो घनघोर तालियां बजाई हैं, विशेष करके वो पीछे वाला मोहल्ला तो इतनी ताली बजाई उसने, ये बात। और ये वाले तो निमंत्रण देने से ही बजाएंगे। मैं न्योता दे रहा हूं भाई साहब, एक बार तालियां तो बजाओ। और वो जैकेट में बैठे बादशाह सलामत अकबर भाई साहब, मैं आपको ही देख रहा हूं जो आप पीछे मुड़कर देख रहे हो। ये हाँ, तो सारे बादशाहों को मैं सलाम करता हूं। वैसे बादशाहत खत्म हो गई है, अब हमारे राम जी महाराज का जमाना है। हाय, तो एक बार बोलो राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, और मेवाड़ की धरती की जय। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। मैं सच कहता हूं, हाँ, ये मेरे स्वागत में जितने ये घंटी बजाई है, मैं उसको यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। ये राजेश जी भाई साहब कहाँ गए? इससे मैं बताऊं राजेश जी, ये जो बज रहा है ना जी, ये अपने को भ्रम हो रहा है कि शंख बज रहा है। जी वैसे जो बज रहा है उससे भीलवाड़ा का चरित्र खराब ही हो रहा है। भाई साहब, इस समय 22 तारीख तक आप कुछ भी बजने दो, लेकिन बज उसी की रही है जिसकी बजनी चाहिए। वाह, हाँ भाई साहब, 500 साल हो गए थे हमको बजवाते हुए, आज तो हमारा दिन आया, तो एक बार ढंग से बजाओ। भाई साहब, हम वहां जाके नहीं बजा सके, यहां तो ढंग से बजा लें। मैं तो सच बात कह रहा हूं। ये राजेश जी भाई साहब कहाँ गए? मिल गए, आज सुबह से व्यवस्थाओं में लगे थे। और अभी इनके बेटे ने जब कविता पाठ किया, मैं तो अतिरिक्त प्रभावित हो गया। हाँ। मैंने राजेश जी से कहा, राजेश जी मेरा मन होता है भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास आपकी एक मूर्ति लगवा दूं। सच्ची बात कह रहा हूं प्रधान साहब, मैंने कहा मूर्ति लगवा दूं। राजेश जी का दिमाग चलना शुरू किया, बोला राजेश भाई, अब देखो दुनिया के सारे राजेश, मैं भी राजेश, वो भी राजेश, जितने भी राजेश हैं सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों, आपको कोई डाउट हो रहा है? मैं बता रहा हूं आपका राजेश कितना होशियार है। मैंने बोला भाई साहब आपकी एक मूर्ति लगवा दूं। राजेश जी टेंशन में आ गए, बोले राजेश भाई साहब जिंदे की मूर्ति? मैंने बोला क्यों, यूपी में बहन जी अपनी 1000-1200 लगवा सकती है, एक आपकी भी सही। भाई साहब माल बिक गया, आइडिया पसंद आ गया, लेकिन भीलवाड़ा का आदमी क्या, राजस्थानी आदमी, तुरंत पूछे खर्चा। बोला राजेश भाई साहब लगवा तो लूंगा, खर्चा कितना आएगा? मैंने बोला भाई साहब भीलवाड़े की जमीन आपने कौन सी सस्ती छोड़ रखी है, 2-1 करोड़ का खर्चा आ ही जाएगा। वैसे भी जमीन महंगी और आजकल बड़ी बड़ी मूर्तियों का चलन है। अब आपको लगे कि भीलवाड़े का बेटा दिल्ली के बेटे को ऐसे निपटा सकता है, तो मेरे लिए नहीं राजेश जी के तालियां बजाना। मैंने बोला भाई साहब 2 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। राजेश जी ने जवाब दिया, बोला भाई साहब 1 करोड़ मुझे दे दो, मैं ही खड़ा हो जाता हूं। कमाल, राजस्थानी आदमी अद्भुत कमाल का होता है। एक दिन पहुंच गए वो दिल्ली चांदनी चौक, खारी बावली एक बड़ी फेमस दुकान है, दुकान नंबर 15। पहुंचे, सौदा लिखवाया, जाते ही वो पहचान गया, आप तो वही राजेश जी हो ना जो भीलवाड़ा से हो, और जो योगेंद्र शर्मा जी के साथ कभी कभी मंचों पर दिखाई देते हो, उनके आगे पीछे आप नजर आते हो, बड़ी सेवा करते हो। राजेश जी बड़े खुश हो गए कि मैं भीलवाड़ा का आदमी, दिल्ली वाले ने मुझे पहचान लिया। इनने सौदा लिखाया, 20 किलो आटा, 20 किलो चावल, 20 किलो दाल, 20 किलो बाजरा, 20 किलो मसाले, सारे मिला के एक बोरी में पैक कर दो। दुकानदार परेशान, बोला भाई साहब मैं तो सोच रहा था कि योगेंद्र जी की संगत में आपको थोड़ी अक्ल आ गई होगी, वो देश के बड़े कवि हैं, लेकिन आप बोलते हो सारे अनाज एक साथ मिला दूं, ये सौदा किसी काम का नहीं रहेगा। राजेश जी ने फिर से जवाब दिया, बोला सौदा मेरा है कि तेरा? बोला आपका। तो बोला जैसे बोल रहा हूं पैक कर दे। अगले ने सारा आटा चावल मिश्री जो भी अंट संट सब मिला के एक बोरी में पैक कर दिया। राजेश जी ने पूछा बिल बताओ, उसने बोला जी 5100 रुपए। राजेश जी ने बोला पहचानते तो मुझे हो ही, खाते में लिख लो। दुकानदार ने बोला भाई साहब हम उधार सौदा नहीं देते। अब फिर लगे कि भीलवाड़ा की धरती से ऐसे निपटाया जाता दिल्ली वालों को, तो भीलवाड़ा अपने लिए तालियां बजाना। उसने कहा आप उधार सौदा नहीं देते तो सौदा वापस रख लो। राजस्थानी आदमी चूकता नहीं है भाई साहब। मैं ये योगेंद्र जी भाई साहब कमाल है। और ये महेश बड़ा खुश, एक दिन मिल गया मुझे, बड़ा उदास था। मैंने बोला क्या हो गया महेश? नवोदित कवि आपने अभी देखा कैसे किस रंग में वो कविता पढ़ रहा था, एक बार महेश के लिए तालियां बजनी चाहिए जोरदार ढंग से। मैंने पूछा आज बड़े उदास नजर आ रहे हो? बोला भाई साहब क्या करूं, वो पत्नी गई थी दिल्ली, 10,000 की साड़ी खरीद लाई। अब 10,000 की साड़ी खरीदने पर एक बेचारे कवि का चेहरा तो लटकना ही था। आज बड़ा खुश। मैंने बोला महेश आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? बोला भाई साहब मैं यहाँ कार्यक्रम में आ रहा था, मेरी पत्नी वही साड़ी पहनकर आपके घर गई है। हाँ, जिसके समझ में आ गई तालियां बजा दे।
वो पीछे वाले थोड़ी देर से समझे, कोई नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी सबको। कुछ लोगों को कल तक समझ में आ जाएगी, कल भी अगर याद आ समझ में आ जाए तो सोच समझ के हंस लेना। पीछे महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं जब हंसती है तो मेरा तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मैं महिलाओं को प्रणाम करता हूं। हमारे दिल्ली में तो महिलाओं का बड़ा संकट है, कोई हंस के ही नहीं राजी। कितनी भी हंसने की बात कर लो, हंस के राजी नहीं। मैंने एक दिन पूछ लिया, बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? तो बोला जी ब्यूटी पार्लर वाले ने समझा के भेजा, इससे ज्यादा हंसोगी तो पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये तो भीलवाड़ा की महिलाएं खुल के हंसना भी जानती है। एक बार सब मिलके जोरदार तालियां पीछे तक बजाए, तब मैं 4 पंक्तियां, ये बात लगना चाहिए। हाँ, ये भीलवाड़ा के वीरों की बात कर रहा था। भीलवाड़ा की वीरांगनाएं जो आवाज कर रही हैं, वो वीर निकाल के तो दिखा दे जरा। ये बात सैल्यूट करता हूं मैं 4 पंक्तियां इस पावन मंच को सौंपता हूं कि यहां पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। सलाम भीलवाड़ा, संभालना पंक्तियों को। यहां पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। दादा, यहां पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहां इंसान रहता है। यहां ना धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा, यहां सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। आप सचमुच में एक्सपोर्ट क्वालिटी के श्रोता हैं। मेरा मन हो रहा है कि आपको एक्सपोर्ट कर दूं। इससे ज्यादा चमचागिरी में आपकी कर नहीं सकता। तालियां बजाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैंने तो सुना नहीं है। देखो तो जरा मिलके एक बार तालियां बजाओ। हाँ, ये देखो तालियां वाली हम इसलिए बजवाते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ताली बजाने में दिक्कत आ रही तो मैं ट्रेनिंग दे देता हूं। हर चीज की ट्रेनिंग देनी पड़ती है भाई साहब। ऐसा करो, जितनी महिलाएं बैठी अपना बायां हाथ ऊपर उठाए, एक बार उठा ले। मैंने कौन सा आपकी जमीन मेरे नाम लिखवा लेनी है। सारे बायां हाथ उठा ले महिलाएं। देखो मेरे साथ जुड़ जाओ तो आनंद आएगा। देखो मैं तो उत्सव का कवि हूं, मैं तो खेलने आया हूं आपके साथ आपके शहर में। योगेंद्र जी मेरे बड़े भाई साहब हैं, और मैं तो उत्सव मनाने आया हूं। आप इस उत्सव में शामिल हो, मजा आ जाएगा। बहुत ही बायां हाथ आपने उठा लिया। अब इसमें अपने पति का चेहरा देखो। नहीं, देखने में क्या बुराई है। दूसरा हाथ अपने आप बजने लगेगा। नहीं, पुरुषों आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं, आप अपना दाहिना हाथ उठा लो। लेकिन उसमें अपनी घरवाली की फोटो बिल्कुल मत देखना, उसमें उस बिचौलिए की देखना जिसने करवाई थी। तो एक बार दोनों मिलकर फिर से। हाँ, वाह वाह वाह। और ये तो सारे जमीन से जुड़े लोग हैं। मैं तो, हाँ भाई साहब, सारे नहीं, सारे सताए हुए नहीं, सारे उत्सव मनाए हुए लोग हैं। ऐसे मत बोला करो भाई साहब। गृहस्थी की गाड़ी में ऐसे उत्सव रोज होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं हम उसको सभ्य भाषा में, तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। मैं तब 4 पंक्तियां इस रिश्ते का नाम कहता हूं जिसमें जुड़े हम और आप यहां बैठे हैं कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है। बाबूजी, सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही। और 4 पंक्तियां इस उत्सव के नाम कहता हूं, इस हरित उत्सव के नाम कहता हूं। कितने सुंदर प्रतीक आप यहां पर बांट रहे हो, कितना सुंदर ये मेला है। इस मेले के नाम 4 पंक्तियां कि जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है। किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। वाह वाह वाह, जो पल वाह, खुशियों वाह, भरा बीते वही त्योहार। और कुछ हाथ अभी भी खामोश है। अभी योगेंद्र भाई जो मेरे बड़े भैया होते हैं, इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, हमेशा इनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है। देश के बड़े कवि हैं। भीलवाड़ा का वो बेटा जो भीलवाड़ा से निकलकर पूरे विश्व में आज नाम कमा रहा है। अगर हिंदुस्तान के हर तीसरे कवि सम्मेलन में उनकी पुकार होती है तो कहीं ना कहीं भीलवाड़ा की माटी, भीलवाड़ा का प्यार, भीलवाड़ा का आशीर्वाद उनके लिए। एक बार ये सारा सदन उनके लिए जरूर तालियां बजा दे, जिनके आदेश पर हम यहाँ आ पाए हैं। उनने मेरा परिचय दिया कि मैं भारत सरकार की एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्य करता हूँ। बाबूजी, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, बड़ी कंपनी, बड़ा पद, अच्छी खासी नौकरी है, मंच दर मंच भटकने की क्या ज़रूरत है? मैं अपने तरीके से एक जवाब देता हूँ। अगर आपको जवाब पसंद आए तो मेरी तरफ से आप तालियां बजाना कि जीवन में रिश्ते, रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं। जीवन में रिश्ते, रिश्तों में, हमारे जीवन में रिश्ते तो बहुत हो गए, लेकिन उन रिश्तों में जीवन कितना बचा ये तलाश का विषय है। तब कहने निकला कि जीवन में रिश्ते, रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं। कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूं। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूं। ये जो भीलवाड़ा आज मैं कमा के जाऊंगा, उस नौकरी में कैसे कमाता? ये जो राजेश जी भाई साहब कमा लिया, ये सेन साहब कमा लिया, ये बाबूजी कमा लिए, ये प्रधान साहब कमा लिए, ये तो बोनस मिल गया आज हमें। तब कहता हूं फिर
तमाम बेटियां बैठी है, मेरी भी 2 बेटियां हैं, 4 पंक्तियां बेटियों को नजर करता हूं। बेटियों आपके लिए तमाम पिताओं की तरफ से, और बेटियां तो वैसे भी पिताओं की सिर चढ़ी होती है, उस सर चढ़ाई के नाम 2-4 पंक्तियां करता हूं। सुमित भाई, पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, मम्मी से डांट हरदम पाती है बेटियां। वाह। मम्मियां हंस रही हैं, आजकल मम्मियां बहुत डांटती है। और सच बताता हूं मम्मियों, जब आप लोग डांटते हो तो पिताओं के दिल पर छुरियां चलती है, लेकिन पिता बेचारे आपसे डरते, कुछ कह तो पाते नहीं है। तब कहता हूं कि पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, मम्मी से डांट हरदम पाती है बेटियां, फरमाइश से न उनकी होती कभी खत्म, पापा के मन को फिर भी भाती है बेटियां, पापा के मन को फिर भी भाती है बेटी। योगेंद्र जी भाई साहब, एक जगह मैंने ये पंक्तियां पढ़ी यूनिवर्सिटी में, लड़के ने लड़की ने लड़के को कोहनी मारी, साथ साथ बैठे थे। बोला देखा, लड़की ने लड़के को कोहनी मारी, बोला देखा मैं अपने पापा की परी हूं। बड़ी खुश। लड़का कौन सा कम, अपने भीलवाड़ा का था, तुरंत जवाब दिया, बोला मैं कौन सा कम हूं, मैं भी अपने पापा का पारा हूं। देखते ही चढ़ जाता है। मैंने लड़के से पूछा नाम बता, लड़के ने बोला संजू। मैंने बोला संजू बड़े होकर क्या बनोगे? बोला जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, खूब सारे पैसे कमाऊंगा, इंडस्ट्री करूंगा, गाड़ी बनवाऊंगा, घोड़े बनवाऊंगा, बंगले। मैंने बहुत बन गया भाई, रुक जा। मैंने लड़की से पूछा, मैंने बोला तेरा नाम बता। उसने बोला पिंकी। मैंने बोला पिंकी तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? जवाब छोटे में देना। पिंकी अपने भीलवाड़ा की इसी क्षेत्र की थी। उसने तुरंत निपटाया, बोला अंकल बनना क्या, संजू से शादी कर लूंगी। सारा कुछ तो संजू ने कर लिया, तो सारे संजू अपनी अपनी पिंकियों के लिए तालियां बजाओ, और पिंकियां भी तो अपने संजू के लिए बजाएंगी। एक बार ये सारा सदन उत्सव में बदल दो जोरदार तालियों के साथ, तब मैं आगे बढ़ता हूं। और मैं तो बताऊं, मुझे बहुत सारी बातें याद आती। महिलाएं बैठी है तमाम, इसमें सास बहू भी है। इनको देखकर मुझे एक घटना याद आई। एक की नई शादी हुई, बहू पलंग पर बैठी थी, पीछे से सास आई। बोला आज इसको दिखाती हुई सास की पद क्या होता, सास का रोल क्या होता, रैगिंग। तो सास पहुंची बहू के पास, बोला बहू अगर मैं तेरे पास आके पलंग पर बैठ जाऊं तो क्या करेगी? बहू ने जवाब दिया, माता जी आपका पद उच्च है, आपके सम्मान में उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। सास फिर भी नहीं मानी। सास ने फिर पूछा, अगर मैं तेरे पास सोफे पर आकर बैठ गई तो क्या करेगी? बहू ने जवाब दिया, माता जी पद तो आपका अभी भी उच्च है, अब आपके सम्मान में सोफे से उतरकर नीचे कारपेट पर बैठ जाऊंगी। सास फिर भी नहीं मानी, पूरी छटी हुई थी, अपने भीलवाड़ा की नहीं थी, भीलवाड़ा की बहू थी। ध्यान से सुनना। सास फिर भी नहीं मानी। सास बोला मैं तेरे पास कारपेट पर आकर बैठ गई तो क्या करेगी? बहू बोला जी माता जी अब तो कोई चॉइस ही नहीं बची, जमीन में गड्ढा खोदूंगी उसमें बैठ जाऊंगी। सास फिर भी नहीं मानी, बोले गड्ढे में आकर बैठ गई तो? अब भीलवाड़े की लड़की ने जवाब दिया, जी ऊपर से मट्टी डाल के टंटा ही खत्म कर देना। करना पड़ता है, नहीं मान। अच्छा सास मानती कहाँ है? दूसरे दिन फिर भी सास ही है। फिर आई, बोले बहू परेशान, आज इतनी मिठास कैसे? बोला जी माँ संस्कारी अपनी भीलवाड़ा की बेटी थी। बोला बेटी ऐसी चाय बनाओ जिसे पी के तन झूमने लगे, मन नाचने लगे। बहू ने फिर जवाब दिया, माता जी हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का थोड़ी आता है। ये हो जाता है भाई साहब, मैं करूँ क्या? मैं बताऊं, मैं बहुत इंटेलिजेंट टाइप का आदमी हूँ। पीछे योगेंद्र जी भाई साहब कई बार दिल्ली भी रहते हैं। मैं एक दिन इनके पास दिल्ली निवास में चला गया, उस समय ये प्रीत बिहार रहते थे। मैं पहुंचा, संजोग से इनका मन हुआ कि आज राजेश तेरे को लड्डू खिलवाते हैं। मैंने भी देखा ऐसे जाड़े का मौसम था, मैंने भाई साहब आज गोंद के लड्डू खिलवा दो, बड़ी कमजोरी सी फील हो रही है। तो उन्होंने गोंद के लड्डू तो है नहीं। मैंने बोला कोई नहीं भाई साहब, आजकल तो फ़ोन करो, कस्टमर सर्विस होती है, हर जगह आ जाता है। इनने फ़ोन लगाया अग्रवाल स्वीट्स को, इनने फ़ोन लगाया, उधर से मशीन आवाज़ देने लगी, मिठाई के लिए 1 दबाएं, नमकीन के लिए 2 दबाएं, तिल गजक के लिए 3 दबाएं, शरबत के लिए 4 दबाएं। आजकल एक दुकान में सब कुछ मिल जाता है। भाई साहब को मिठाई मंगवानी थी, इन्होंने 1 दबाया। लड्डू के लिए 1 दबाएं, पेड़े के लिए 2 दबाएं, गजक के लिए 3 दबाएं, बालूशाही के लिए 4 दबाएं। इनको लड्डू चाहिए थे, इनने 1 दबाया। मोतीचूर के लड्डू के लिए 1 दबाएं, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाएं, गोंद के लड्डू के लिए 3 दबाएं। इनको गोंद का लड्डू चाहिए था, इन्होंने 3 दबाया। 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 2 किलो के लिए 2 दबाएं, 5 किलो के लिए 3 दबाएं, 100 किलो के लिए 4 दबाएं। इनका मूड भी खराब हो रहा था, अंदर का राष्ट्रवाद जागा, गलती में 4 दब गया। बोले 100 किलो का ऑर्डर हो गया, तुरंत फोन रख दिया। ऐसे थोड़ी राजस्थानी आदमी तेज आदमी होता, तुरंत फोन काट दिया। उधर से तुरंत फोन आया, सर इस नंबर से अभी 100 किलो लड्डू का ऑर्डर बुक हुआ था। योगेंद्र जी एकदम भोले बनके, 100 किलो लड्डू का ऑर्डर हमारे यहाँ से? बोला जी पक्का आपके यहाँ से ही ऑर्डर बुक हुआ था।
बोला देखो जी मैं तो जानता नहीं, वैसे हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले भाई के लिए 1 दबाएं, उसके बाद वाले भाई के लिए 2 दबाएं, उसके बाद वाले भाई के लिए 3 दबाएं, आप योगेंद्र जी के लिए तालियां बजाएं। भाई साहब मैं बढ़िया तो है, बढ़िया क्यों नहीं रहेगा, बढ़िया के लिए तो मुझे बुलाया यहाँ पर। और क्या ये बोलता है बढ़िया, मैं बताओ बढ़िया नहीं रहता तो आप बुलाते मुझे, इनको क्या खराब समझ रखा है, अपन आए इसीलिए, अच्छे लोग अच्छा कवि, बाकी तो अब मैं क्या बोलूं, छोड़ो, सारे मेरे भाई बंद है। चलो एक बार इन सब के लिए आप तालियां बजा दो। इस मंच के लिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि कभी उद्घोष है जय का, कभी बच्चों सी किलकारी, कभी उद्घोष है जय का, कभी बदा, कभी उद्घोष है जय का, इस पूरे सम्मानित मंच को सौंपता हूं, कभी उद्घोष है जय का, कभी बच्चों सी किलकारी, न चिंता आज की जिनको न कोई कल की तैयारी, कभी हंसते कभी रोते कभी होते जो संजीदा, कलम की कूचियों से जो किया करते कलमकारी। एक बार इस सदन के लिए तालियां बजे। चलिए जी, हंसने हंसाने की बहुत सारी बातें हो सकती है, मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं जिसके लिए आदरणीय भाई साहब ने मुझे दिल्ली से स्पेशल बुलाया है। मैंने क्या लिखा, ऐसे गीत हो जाते हैं जब भगवान राम आप पर कृपा करते हैं, तो ऐसे गीत हो जाते हैं। पूरा देश राम मंदिरमय है और ऐसे में अगर मैंने भगवान राम के उस मंदिर के अगवानी में अगर मैं कुछ लिख पाया तो मेरी कलम की देन नहीं है, ये भगवान राम की देन है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग से आंकड़े हैं। मैं किसी, देखो मैं इस बात स्पष्ट कर दूं, मैं किसी भी दल का आदमी नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं बीजेपी का हूं, ना मैं आदमी पार्टी का, ना मैं इस दल का, ना मैं उस दल का। जी मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी का आदमी हूं, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते मैं कुछ आंकड़े आपसे साझा करता हूं। भाई साहब 2014 से पहले इस देश में सिर्फ 90,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी। तमाम प्रबुद्ध लोग बैठे, 2-4 आंकड़े देता हूं कैसे सूरतें बदली। 2014 से पहले इस देश में सिर्फ 90,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी, इस समय सड़कें बढ़कर 1,45,000 किलोमीटर हो गई। 2014 से पहले इस देश में सिर्फ 63,000 किलोमीटर रेलवे लाइन होती थी, जो इस समय बढ़कर 1,28,000 किलोमीटर हो गई। 2014 में इस देश में सिर्फ 70 हवाई अड्डे काम करते थे, इस समय 150 से ज्यादा हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। 2014 से पहले गैस का कनेक्शन बड़ी एक बात होती थी, पिछले 10 साल में 7.5 करोड़ गैस कनेक्शन आपने बांट दिए। 2014 के बाद 48 करोड़ जनधन खाते आपने खोल दिए। चलिए ये छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, कोई भी सरकार इसको कर सकती थी, किसी ने नहीं किया तो इस सरकार ने कर दिया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए इससे थोड़ी बड़ी बात होती है जब 70 साल से पुराना लटका एक मुद्दा, धारा 370, वो समाप्त हो गई। मैं बोलता हूं यह भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तो तब हुई जब 500 साल से पेंडिंग एक मुकदमा, जिसको भगवान राम खुद कोर्ट में लड़ रहे थे, वो इस देश में जीत लिया जाता है। यह बड़ी बात होती है। इस बड़ी बात के लिए एक बार बड़ी तालियां बजनी चाहिए। जय श्री राम। मैं भगवान राम, वैसे तो राम कह दो कविता हो जाती है, बस राम कविता हो गई, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वाह। और कुछ कहने की जरूरत, सारे श्रेष्ठ कवि यहां बैठे अपने अपने क्रम में ऐसे अद्भुत अद्भुत दृष्टांत आपको देंगे। मैं अपनी छोटी सी लेखनी से जो छोटा कुछ लिख पाया हूं, और भगवान राम के लिए कुछ भी छोटा नहीं होता, जो लिखो वो बड़ा ही होता है। तब कहता हूं जुड़िएगा मेरे साथ, अगर आप तालियों से मेरे साथ जुड़िएगा तो आप समझ लीजिए यहां बैठे हम अयोध्या की यात्रा करेंगे। तब कहता हूं इस 500 साल के बाद हमारी इस पीढ़ी का जो भाग्य जागा है, उस भाग्य को जीना चाहता हूं। आप मानते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, कि आपकी जनरेशन ने, मेरी जनरेशन ने, आपकी जनरेशन ने ये काम होते देखा। तब कहता हूं, थोड़ा इको दे देना, है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी, उस भाग्य को जीता हूं मैं। है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर है बनते देखा। क्या बात है यार, सब गाएं साथ में अपने भाग्य को। है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर है बनते देखा। सर मैं एक बात बीच में कह दूं, मेरे दादाजी मुझे अक्सर छेड़ते थे कि तूने 2 रुपए किलो घी देखा। आज मैं दादाजी की तरफ देख के पूछता हूं, आपने राम मंदिर बनता देखा?
करना पड़ता भाई साहब, तब ये भाग्य जागा। तब कहता हूं है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर है बनते देखा, है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर है बनते देखा। वनवास ही था अब तक निरंतर, वनवास ही था अब तक निरंतर, त्रेता से कलयुग बदलते देखा, है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर है बनते देखा, है भाग्यशाली। जुड़िएगा। हर युग में चारों युगों की है छाया, नियति ने संसार ऐसा रचाया, रावण का सीता हरण कर ले जाना, त्रेता में जैसे था कलयुग ही आया। वो त्रेता था तब कोई कलयुगी जगा तो और माँ सीता का हरण होता है। ये कलयुग है, आज एक सतयुगी जगता है तो मंदिर बन जाता है। तालियां बजाने की बात थी, आप मौका चूक गए। तब कहता हूं हर युग में चारों युगों की है छाया। ये इन दिनों मेरा वायरल गीत है, आप वैसे ही सुने जैसा मेरा सुनाने का मन है, पूरा सदन जुड़े। हर युग में चारों युगों की है छाया, नियति ने संसार ऐसा रचाया, रावण का सीता हरण कर ले जाना, रावण का सीता हरण कर ले जाना, त्रेता में जैसे था कलयुग ही आया। हिस्से सदा राम के क्यों प्रतीक्षा, हिस्से सदा राम के क्यों प्रतीक्षा, वह दे ही देगी कब तक परीक्षा, वह दे ही देगी कब तक परीक्षा, जनमत कहें हम क्यों कोलाहलों को, आओ करें हम स्वयं की समीक्षा। कुछ लोग हल्ला करते भगवान को बन जाना पड़ता है, कुछ लोग हल्ला करते भगवान को माँ सीता का त्याग करना पड़ता है, कुछ लोग हल्ला करते हैं हम जनमत के नाम पर मंदिर नहीं बनने देते। तब कहता हूं जनमत कहें हम क्यों कोलाहलों को, आओ करें हम स्वयं की समीक्षा, कांटों को पल में जो फूल कर दे, कांटों को पल में जो फूल कर दे, कांटों पे उनको है चलते देखा, है भाग्यशाली हमारी, है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर है बनते दे। और जुड़िएगा। निकला जगत आज रामत्व पाने, निकला जगत आज रामत्व पाने, है राम वैश्विक सकल विश्व माने, है राम वैश्विक सकल विश्व माने, फिर क्यों रचाई ये लीला अनूठी, ये राम लीला तो बस राम जाने, फिर क्यों रचाई ये लीला अनूठी, ये राम लीला तो बस राम जाने। लेकिन आज खुशी का अवसर है, आंखें हैं नम अधरों पे हंसी है, आंखें हैं नम अधरों पे हंसी है, देखो समय ने कसौटी कसी है, देखो समय ने कसौटी कसी है, माना अयोध्या में हम बस न पाए, माना अयोध्या में हम बस न पाए, लेकिन हृदय में अयोध्या बसी है, माना अयोध्या में हम बस न पाए, लेकिन हृदय में अयोध्या बसी है जो स्वयं नियति के नियंता, है जो स्वयं नियति के नियंता, नियति से उनको है लड़ते देखा, है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर है बनते देखा, है बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। एक बात कह दूं मैं, राम मंदिर के बनने का जिक्र तब तक अधूरा है जब तक इस मंदिर को बनाने में हुई कार सेवा और उन कार सेवकों का बलिदान हम याद न करें, जो कार सेवा गुरु गोविंद सिंह जी के जमाने से शुरू होती है और जिसको कोठारी बंधुओं ने अपने 2 बेटों को शहीद करके देखा। उस कार सेवा के नाम एक बंद पढ़ता हूं, क्यों कार सेवा में तन कर खड़े थे,
जिनको राम पर शंका है उनसे सीधा सीधा प्रश्न करता हूं मैं, कुछ आस्था का जवाब क्या होगा? क्यों कार सेवा में तन कर खड़े थे, लेकर हथेली पे जा क्यों लड़े थे? क्यों कार सेवा में तन कर खड़े थे, लेकर हथेली पे जा क्यों लड़े थे? शंका जिन्हें राम पर उनसे पूछे, किसके लिए गुरु गोविंद लड़े थे? शंका जिन्हें राम पर उनसे पूछ, आप अगर तालियां बजाएंगे तो उन कार सेवकों को आपका सलाम पहुंचेगा। शंका जिन्हें राम पर उनसे पूछे, किसके लिए गुरु गोविंद लड़े थे? मंदिर नहीं प्रश्न ये मान का है, मंदिर नहीं प्रश्न ये मान का है, भारत के गौरव का अभिमान का है, भारत के गौरव का अभिमान का है, भारत के गौरव का अभिमान का है 500 वर्षों की ये तपस्या, है 500 वर्षों की ये तपस्या, प्रतिफल ये संघर्ष बलिदान का है। लेकिन भगवान राम भाई कह के गया मर्यादा निभानी थी। अगर कलयुग की मर्यादा कोर्ट के रास्ते तय होती थी तो राम ने कहा यह मर्यादा भी सही। तब कहता हूं, क्षण भर में देते जो न्याय उनको, जुड़िएगा मेरे साथ इस अंतिम पंक्ति पर, क्षण भर में देते जो न्याय उनको, न्यायालयों में भटकते देखा है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी, जो राम मंदिर है बनते देखा। बनवास ही था अब तक निरंतर, बनवास ही था अब तक निरंतर, त्रेता से कलयुग बदलते देखा है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी, जो राम मंदिर है बनते देखा है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी, जो राम मंदिर है बनते देखा।